अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 33वां लेक्चर है, जिसमें हम दो चीज़ों पे पढ़ेंगे। एक होता है राइटिंग स्पेसिफिकेशंस और एक है एनालिसिस रिपोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइटिंग स्पेसिफिकेशंस में पढ़ेंगे कि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, जब वो डिज़ाइन फेज़ में होती है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत होती है कि हम जो हमें पढ़ी जाती हैं कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या नहीं करनी, क्या हो चुका है, क्या रह गया। ठीक है, तो बैड स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं उनकी वजह से कुछ चीज़ें अनडन भी रह सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम स्पेसिफिकेशंस हमने पहले से लिखी हुई हैं। कुछ पहले लिखी जाती हैं, कुछ बाद में लिखी जाती है, डिपेंड करता है कि कौन कौन सी ज़रूरत है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस लिखी जाती हैं। अब क्योंकि हम रिटर्न चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, बिजनेस और टेक्निकल राइटिंग हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें हर चीज़ जो जो लिखनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो इन्होंने स्पेसिफिकेशंस को चार कैटेगरीज, चार टाइप्स में किया। एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, एक फंक्शनल, एक डिज़ाइन और एक टेस्ट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब कोई भी चीज़ डिज़ाइन होनी है तो उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट, अब नाम से ही पता चल रहा है कि रिक्वायर चीज़ें जो होंगी उसकी स्पेसिफिकेशन बनानी है। यानी कि आप जो चीज़ बनाने जा रहे हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, उसके लिए आप मार्केट रिसर्च करोगे। पहले मार्केट रिसर्च एक जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप देखोगे कि लोगों की इस वक्त क्या, लोग किस चीज़ की तलाश में है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, और आप जो प्रोडक्ट पेश करना चाह रहे हैं उसके बारे में लोगों को वो किस लेवल की चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी लोगों के लिए क्या यूज़फुल है और वो क्या चाहते हैं, आप पूरी रिसर्च करके रखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, और प्रोडक्ट की डेफिनेशन देंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट, जो आप डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, जो मार्केट में चाहे मांग है जिसकी, वो प्रोडक्ट जी है। ठीक है, आप उसमें उस प्रोडक्ट का इजीली डिफाइन करेंगे उस चीज़ को। फिर उसके बाद फंक्शन लिस्ट बनाएंगे कि हमारी मार्केट डिमांड के लिहाज से लोग ये चाहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो ये करने के कैपेबल हो, उसमें ये सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तब वो जो है मार्केट में जानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अगली चीज़ की कॉस्ट, यानी कि आपने एक बॉल मार्क एस्टिमेट लगाना होता है कॉस्ट का, कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए जो कम्पिटिटिव होगी मार्केट प्लेस में। यानी कि एक चीज़ पहले से जो है वो 50 रुपये में आ रही है, तो अगर आप वो 50 रुपये में आप भी बेचेंगे तो कभी भी कम्पिटिटिव नहीं होगी। अगर आप उसको 30 रुपये में, 40 रुपये में रखेंगे तो कंपटीशन आएगा, लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। तो आपने एक एस्टिमेट लगाना होता है। वो एस्टिमेट ऐसा होना चाहिए कि आपको लॉस भी ना हो, लेकिन मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का एक लेवल भी बने, कंपटीशन भी आए उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में लिखनी होती हैं। ये आप प्रोडक्ट की जो है वो उसकी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको एस्टिमेट लगाना होता है। ये स्पेसिफिकेशन आ गई। फिर उसके बाद अगली स्पेसिफिकेशन है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, यानी आपकी जो चीज़ है जो आप बना रहे हैं वो कितने उसमें फंक्शन होने चाहिए, क्या क्या फंक्शन वो कर सकती है, उसकी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। और कहते हैं कि ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बेस है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, यानी डिज़ाइन करने से पहले आपको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ती है। यानी डिज़ाइन आप तभी करोगे चीज़ को जब आपको पता होगा कि उसमें ये फंक्शन करने के वो एबल होगी, तभी तो आप उसको डिज़ाइन करना शुरू करोगे ना। तो यानी कहते हैं कि उसकी बेसिस है, हाईली प्रिसाइज करता है इस पे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब कहते हैं कि हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, के हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें फंक्शनल होनी चाहिए, आप उसकी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन बताओगे, कॉन्फ़िगरेशन उसकी फिगर कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल क्या होगी, फिजिकल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, एनवायरनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसकी यानी ये सारी चीज़ें जो फिजिकली हार्डवेयर की उसकी स्पेसिफिक फंक्शनल होनी चाहिए वो सारी आप बताएंगे। कॉस्ट का टारगेट लगाएंगे, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ होंगे, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क, अजम्पशंस, अनरिजॉल्व इशूज़, ग्लोसरी, यानी सारी चीज़ें आप उसमें लिखोगे। यानी डॉक्यूमेंटेशन अभी तक हो रही है ना, सिर्फ आप बता रहे हो। यानी फंक्शंस में सारी चीज़ें आप लिखोगे कि ये चीज़ें इसके हार्डवेयर में होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या रिस्क्स हैं, क्या क्या अभी तक अजम्पशंस हैं हमारी कि ऐसा होना चाहिए, होगा नहीं वो बात की बात है। ठीक है, कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो अनरिजॉल्व हैं, वो क्या क्या है, और ग्लोसरी एंड पे लिख दोगे। यानी कि फंक्शनल की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में आप ये सारी चीज़ें लिखोगे उसकी। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में भी उसकी इंटरनल चीज़ों के बारे में आप सारी चीज़ें लिखोगे कि फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट के फीचर्स आप लिखोगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, रिस्क लिखोगे, अजम्पशंस, कॉस्ट टारगेट लिखोगे, मेंटेनेंस क्या होगी, उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, डॉक्यूमेंटेशन और ग्लोसरी। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे नाम बताए गए हैं ये याद रखने वाले हैं, ये एमसीक्यूज के हवाले से आते हैं। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपको हो सकता है क्वेश्चन हो कि सॉफ्टवेयर वाली इसमें से कौन सी है, बाकी सारे हार्डवेयर के और एक आध सॉफ्टवेयर का उसमें जो दिया गया काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, कुछ दो तीन जो है उनमें डिफरेंट है, तो ये आपने नाम याद रखने हैं सारे। अगली चीज़ है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, यानी अब वो लेवल आ गया कि आपने उसका डिज़ाइन तैयार करना है। डिज़ाइन की तैयार करने के लिए जो स्पेसिफिकेशन लिखी जाएगी वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होगी, जो बाद में यूज़ होगी टेस्ट प्लान के लिए। ठीक है, टेस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन यूज़ होगी। अब इसमें हार्डवेयर के लिहाज से क्या आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसका डिज़ाइन के इंट्रो क्या होगा, चीज़ क्या है। फिर वो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स उसके आप लिखोगे कि उसको अप्लाई करने किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन लिखोगे, एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होंगे, डिटेल डिज़ाइन लिखोगे, प्रोग्रामिंग कंसिडरेशन आप लिखोगे कि प्रोग्रामिंग कैसे होगी, इसकी पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिलायबिलिटी क्या है, डिग्नोस्टिक कंसिडरेशन क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, इन्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायर होगा, ग्लॉसरी लिखोगे। सॉफ्टवेयर के लिहाज से इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, फंक्शनल डिज़ाइन, जनरल डिज़ाइन क्या होगा, मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, परफॉर्मेंस कैसे होगी, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको कैसा माहौल देना है, किस जगह पे रखना है, जो भी टेस्ट स्ट्रेटजी आप लिखोगे इसमें।
डेविएशंस फ्रॉम फंक्शनल जो है स्पेसिफिकेशंस, आपने जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से कुछ डेविएशन ली हैं वो सारी लिखोगे कि ये चीज़ें डिज़ाइन में यूज़ होनी चाहिए। इंटरफेस लिखोगे और एंड में क्लोजरी लिख दोगे, यानी ये सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन कैसा बनाना है उसके लिए आप पहले से लिख लोगे। उसके बाद है टेस्ट स्पेसिफिकेशन, यानी ये चीज़ डिज़ाइन करने के बाद जब आप टेस्ट करते हो उस चीज़ को, ये उस फेज़ में जाके लिखी जाती है टेस्ट स्पेसिफिकेशन। यानी उसमें आप क्या लिखोगे, आपने जो है वो इंट्रोडक्शन लिखोगे अपनी चीज़ का, फिर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स आप उसके लिखोगे, यानी जिसमें आप डिस्क्राइब करोगे कि टेस्ट प्रोसीजर्स आपने उस प्रोडक्ट पे या उस प्रोडक्ट से पहले उसी जैसी प्रोडक्ट पे जो आपने किया था, तो आप वो डॉक्यूमेंट साथ लिखोगे, अटैच करोगे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट टू बी टेस्टेड, यहाँ पे जो टेस्ट हुआ उसके डिस्क्रिप्शन लिखोगे इस यूनिट के। फिर टेस्टिंग मेथड आप बताओगे, स्टेप बाय स्टेप आप डिस्क्रिप्शन दोगे टेस्टिंग प्रोसीजर की। फिर प्रिकॉशंस आप दोगे और एंड पे ग्लॉसरी दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये चीज़ें तो हमने डिज़ाइन, यानी कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले इन सब मराहिल से उससे गुजरना पड़ता है, यानी कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले डॉक्यूमेंट पे समझ लो कि एक चीज़ वो बनती है, तब जाके वो हकीकत में बनती है, ठीक है। अब हमने अभी तक पढ़ा कि सारी चीज़ों के लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जितनी एक बंदे को अगर ये सारा काम दिया जाए कि आपने ये सारी जो स्पेसिफिकेशंस हमने ऊपर पढ़ी हैं ये करनी है, तो ज़ाहिर सी बात उसने एक एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। ऐसा ही है कि वो तज्जिया करके आ रहा है। अब जिसने मार्केट से वो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करके उसने एक एनालिसिस किया है, ठीक है। एनालिसिस अब वो करके आया है तो उसने एक रिपोर्ट पेश करनी है अपने मैनेजर को। तो एनालिसिस रिपोर्ट होती क्या है, ये किस तरीके से, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कि ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ परफेक्ट, कि कोई भी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान का अपना तरीका होता है। बात ये होनी चाहिए कि आप जो चाहते हैं बात वो पहुंच जाए अगले तक, बस बात इतनी सी है कि जो ऑडियंस की नीड है और जो राइटर का पर्पज़ है वो पूरा हो रहा हो, समझ लें कि आपकी रिपोर्ट बेस्ट है, ठीक है। बाकी तो परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती। अब इसका हम जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज आपने डिज़ाइन करना है और इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो बैलेंस होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और उसमें इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके टाइटल पेज पे ही कि पता चल जाए कि इस रिपोर्ट का मकसद क्या है और इस रिपोर्ट में किस बारे में बात होगी, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि आपने पूरी इंटायर रिपोर्ट का कंडेंसेशन देना है, यानी कि उसके मेन इशूज़ पे फोकस करना है, क्या होगा इसमें, किस चीज़ पे बात हुई है, इसकी अहमियत क्या है, यानी एक आपने एब्स्ट्रैक्ट यानी एक ऑन द होल एक व्यू आपने ऑन द होल जिसे कहते हैं ना वो दे देना है एनालिसिस रिपोर्ट का। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी फहरिस्त देनी है किस पूरी रिपोर्ट में किसकी कहाँ क्या किस किस चीज़ की बात हुई है, ठीक है। वो फहरिस्त जिस तरह यानी वर्ड टू वर्ड दी जा सकती है, कुछ भी हेडिंग सब हेडिंग्स बना के आप जो है वो उनकी नंबरिंग दे के पेज नंबर के लिहाज से उसको ऑक्यूपाई कर देंगे। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ सिम्बल्स, ये ऑप्शनल है, ये याद रखिएगा कि एनालिसिस रिपोर्ट में फ्रंट मैटर में एडिशनल जो है वो इसकी जो एडिशन है लिस्ट ऑफ सिम्बल्स की, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। हो सकता है कि आपने ऐसे सिम्बल्स अंदर यूज़ किए जो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उनकी लिस्ट ऑफ सिम्बल्स आप पहले से दे देंगे इस सिंबल का क्या मतलब है। यानी होते हैं ना कि कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे ये C++ लैंग्वेज और फलां जो जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेजेस होती हैं, अब इनके अपने सिंबल्स होते हैं। तो अगर इसने आपने सिंबल जैसे अपने रिपोर्ट में यूज़ किया तो आप उनको शुरू में दे सकते हो कि इस सिंबल का क्या मतलब है, तो ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे, यानी अंदर आप रिपोर्ट शुरू हो रही है उसमें आप शुरू में इंट्रोडक्शन देंगे कि ये रिपोर्ट क्या है, इसमें मेन इशू आप रिपोर्ट के लिखेंगे, टेक्निकल इशूज़ जो इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट के सब कुछ आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप मेन डिस्कशन पार्ट आ जाता है जिसमें आप पूरी रिपोर्ट की डिस्कशन जो सारे जिस बात पे वो रिपोर्ट लिखी गई है, जो मेन इशूज़ को सपोर्ट करने वाले आपके एविडेंस है और एक्सप्लेनेशन है वो सारी देंगे, हेडिंग सब हेडिंग्स टॉपिक्स वगैरह बना के। उसके बाद फिर आकर अगली चीज़ आती है कंक्लूजन। अब आपने पूरी रिपोर्ट की जितनी प्रॉब्लम्स एविडेंस सब कुछ दे दिया, अब आप कंक्लूजन निकालेंगे कि मेरी इस रिपोर्ट का मेरे एनालिसिस का रिजल्ट ये है कि मैं ये रिजल्ट मैंने एवेल्यूएट करेंगे, आप उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, नतीजा निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है कि रिकमेंडेशन अब आप देंगे। अब आपने नतीजा निकाल लिया, अब आप कहेंगे कि इस एनालिसिस से मेरे ये रिकमेंडेशन है कि हमें ये काम इस तरीके से करना चाहिए। अब अपनी रिकमेंडेशन देंगे अपनी उस एनालिसिस की बेसिस पे, यानी कि पर्सनल व्यू नहीं देना होता अपने बिजनेस और फॉर्मल में कम्युनिकेशन में, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और आखिर में होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यानी कि ये भी एक जो है वो रिकमेंडेशन भी ऑप्शनल थी, ये याद रखिएगा कि दो चीज़ें एनालिसिस रिपोर्ट में ऑप्शनल होती हैं, एक लिस्ट ऑफ सिंबल्स और एक रिकमेंडेशन। हर रिपोर्ट में एनालिसिस रिपोर्ट में जो है वो रिकमेंडेशंस नहीं होती। आखिरी चीज़ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में ये होती है जिसमें डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस होती हैं, टेबल ऑफ रॉ डाटा, सैम्पल इक्वेशंस और सो फॉर्थ, यानी वो सारी चीज़ें जो आपके डाटा को विजुअल करा सकती हैं, विजुअलाइज करवानी, यानी विजुअल एड्स जितने भी होते हैं ना, आपने कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल जो इक्वेशंस वगैरह दी हुई हैं, तो एंड पे जो है वो इनकी एक अपेंडिक्स एक फहरिस्त बना दी जाती है, जो अपने बीच में जो है वो इक्वेशंस वगैरह जो बातें जो की हैं उनकी फहरिस्त, यानी कि समझ लो कि आपने अंदर अगर किसी चीज़ का बजट पेश किया, किसी को आपने डिटेल में टेबल में बताया था, सॉरी पैराग्राफ में बताया था, तो एंड पे उसे टेबल में लिख दोगे। यानी कि इस तरह के जितने भी ग्राफ्स वगैरह आपने कुछ यूज़ किए हैं, टेबल्स वगैरह अगर कुछ यूज़ किया है, तो उन सब को जो इक्वेशंस वगैरह आपने यूज़ किए हैं उन सब की डेरिवेशन उन सब को इंक्लूड करके आप एक अपेंडिक्स बना दोगे कि इसमें आप बता दोगे कि वट एवर इज प्लेस्ड इन अपेंडिक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस नीड्स। लेकिन आप जो भी बनाओगे वो ऑडियंस की नीड के हिसाब से होना चाहिए, यानी अंदर जो आपने बात की थी हो सकता है वो उससे मुश्किल लगी हो, तो अपेंडिक्स में उसका स्ट्रक्चर देख के उसे हो सकता है वो बात
बात समझ में आ जाए। तो जो है इसमें आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक स्पेसिफिकेशंस हैं और दूसरी एनालिसिस रिपोर्ट। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।